Assalamualaikum everyone. It's me again Dr. Asad. In this video we will discuss about peripheral red blood cell destruction. तो देखिए peripheral red blood cell destruction से क्या मुराद है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाना, जैसे हम हिमालसिस कहते हैं, वो हमारे पास जो होती है जो होती है आउटसाइड द बोन मैरो। जब भी आउटसाइड द बोन मैरो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। देखिए जो पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन है, पेरिफेरल रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन ये या तो इंट्रावेस्कुलर होती है या ये एक्स्ट्रावेस्कुलर होती है। इसके अंदर जो हिमालसिस हो रही है ना, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब भी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिमालसिस, ठीक है। या इंट्रावेस्कुलर होती है, ठीक है, या ये हो जाती है हमारे पास एक्स्ट्रावेस्कुलर। अब इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर से क्या मुराद है, जो इंट्रावेस्कुलर होती है वो उससे क्या मुराद है, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं वो ब्लड वेसल के अंदर अगर उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल है अगर इनकी जो इधर डिस्ट्रक्शन हो रही है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर, तो हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस। ओके, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस से क्या मुराद है, रेड ब्लड सेल जो है उनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर क्या होती है, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल इन ब्लड वेसल, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस होती है इसके अंदर क्या होती है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, ठीक है, डिस्ट्रॉय इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से क्या मुराद है, देखें हमारे पास ये स्प्लीन है, ठीक है, ये हमारे पास स्प्लीन है, लीवर है हमारे पास, ओके, हमारे पास लीवर है और ये हमारे पास लिम्फ नोड है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, ओके, हमारे पास लिम्फ नोड है और ये हमारे पास आ गया लीवर। अगर रेड ब्लड सेल जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन जो स्प्लीन, लिम्फ नोड और जो लीवर हमके मैक्रोफेजेज होते हैं, ये क्या हैं, ये इनके मैक्रो फेजेस हैं, ठीक है। इनके मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, स्प्लीन के, लिम्फ नोड के या लीवर के, तो हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है इसके अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये वाला स्प्लीन, लिम्फ नोड और लीवर का, और ये जब डिस्ट्रॉय करवाएंगे तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस। ओके, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस। अब देखें अगर किसी के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस की बात होगी, ठीक है। अब देखें अगर किसी के अंदर देखें ये है स्प्लीन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ स्प्लीन की, तो स्प्लीन इधर से जो होता है ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड वेसल पास कर रही है, और इधर इसके बाद ये कैपिलरी है ना, इसके पास इधर मैक्रोफेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, रेड पल्प में जो होता है मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, तो रेड जो होता है ब्लड आता है और इधर से जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसको इसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको जो होते हैं वो पकड़ते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नॉर्मल 120 डेज लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का, ओके, 120 डे, तो जब रेड ब्लड सेल 120 डे के हो जाते हैं उनका जो होता है वो ओल्ड रेड ब्लड सेल हो जाते हैं, कि ये ओल्ड आरबीसी जो होते हैं, जब इनके जो कैपिलरी से पास करते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर होती है स्प्लीन के अंदर, उधर के मैक्रोफेजेस इसको जो होते हैं वो कैच कर लेते हैं, और कैच करके इसको क्या करवा देते हैं, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस जो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगी, तो जो ये देखें मैक्रोफेजेस के अंदर सारा प्रोसेस होता है, ये मैक्रोफेजेस है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब डिस्ट्रॉय होंगे तो इससे क्या रिलीज़ होगा, रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन। अब जो जो हीमोग्लोबिन है ये किसके अंदर टूटती है हमें पता, फिर उसके बाद ये टूटेगी, इसके अंदर होगा प्रोसेस होगा, तो हीमोग्लोबिन ग्लोबिन के अंदर टूटेगी, ठीक है, और ग्लोबिन के अंदर, और इसके अंदर हीम के अंदर टूटेगी, हीम के अंदर, और ये जो हीम है ये किसके अंदर जाएगी, ये आयरन के अंदर, और जाएगी प्रोटोपोरफायरन के अंदर, ठीक है, प्रोटोपोरफायरन
प्रोटोपोरफायरन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरन के अंदर। अब ये जो आयरन है ये दोबारा रिसाइकल हो जाएगी, ये दोबारा यूज़ में आएगी, ठीक है, रिसाइकल हो जाएगी, स्टोर फॉर्म में चली जाएगी फेरिटिन की फॉर्म में, ठीक है। बट ये जो प्रोटोपोरफायरन है ये आ जाएगी ब्लड के अंदर, और ये जो ब्लड के अंदर आएगी तो अब ये जो प्रोटोपोरफायरन है इसकी जगह डिफरेंट स्टेप से गुजरेगी, ये वाला, ठीक है, डिफरेंट स्टेप से गुजर के इधर से, और ये आ जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये फ्री फॉर्म में इसको जो होता है इसने जाना होता है लिवर में, और लिवर को पहुँचाने के लिए इसको जो होता है कोई ऐसी चीज़ चाहिए, लाइक कोई गाड़ी चाहिए जिससे इसने बैठ के इसने जाना है लिवर के पास। तो वो कौन काम करता है, वो काम करता है जो हमारे पास होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसके साथ अटैच होती है और इसको ले जाती है, इसको जो होती है इसको ले जाती है लिवर के पास, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल लिवर है तो लिवर के पास इसको ले जाती है। अब लिवर के पास एक एंजाइम होता है जो होता है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड, हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। ये हमारे पास है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है। बट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये वाली, ये मैं इसको ग्रीन बना रहा हूँ, ये वाली जो होती है हमारे पास फैट सॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो रही होती। तो इसको एक्सक्रिएट करवाने के लिए इसने कॉन्जुगेशन होना होता है जिससे वाटर सॉल्युबल बन जाती है। तो ये जो होती है बाइल के थ्रू जाके ये जो होती है बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती है, ओके। तो ये होता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल टूटते हैं, ठीक है, डेली के टूटते हैं, और डेली जो होती है ये बिलीरुबिन बन रही होती है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन रही होती है। बट आपने इधर एक पॉइंट याद रखना है कि ये फॉर एग्जांपल जो यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज है इसकी एबिलिटी है 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के, इसको कन्वर्ट करना कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, ओके। बट अगर किसी के अंदर हिमालसिस इतनी ज़्यादा हो रही है, स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस हैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं रेड ब्लड सेल को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होती है वो बन रही है। लाइक फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो इधर से जब जाएंगे तो अब इसकी एबिलिटी ही 10 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने की है यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज की, जस्ट एग्जाम्पल के, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो 10 मॉलिक्यूल को तो ये कन्वर्ट करवा देगी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, ये बाइल में चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो होगा बाकी जो 10 मॉलिक्यूल होंगे वो कॉन्जुगेशन उनकी नहीं होगी और वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे, ब्लड के अंदर ही रन कर रहे होंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और ये जो होंगे ब्लड के अंदर रन करेंगे। अब ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल को इंक्रीज़ करवा देंगे। उस पर्सन को क्या हो जाएगा, उस पर्सन को हो जाएगा हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ओके, उसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा। तो वो पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो पेशेंट हमारे पास जब भी इसका लेवल ज़्यादा होगा तो वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा जॉइंटिस के साथ, ठीक है, वो जॉइंटिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो ये होती है जब भी किसी को एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस होगी तो पेशेंट को क्या होगी, जॉइंटिस होगी, ठीक है। उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी, क्योंकि इतने जो होते हैं हमारे पास लिवर जो होता है इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो होते हैं हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है इसका लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसको जॉइंटिस हो जाती है। तो देखें यहाँ पे हम रीड करते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं कंज्यूम करते हैं रेड ब्लड सेल को, ठीक है, रेड ब्लड सेल को कंज्यूम करते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं रेड ब्लड सेल को जब कंज्यूम कर लेते हैं, ओके, कंज्यूम करते हैं तो ब्रेक डाउन कर देते हैं, हीमोग्लोबिन टूटती है, जब रेड ब्लड सेल लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करवाते हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होती है, और वो जो हीमोग्लोबिन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर तोड़ते हैं। वो किस फॉर्म में टूटती है, ग्लोबिन के अंदर, ठीक है। और ग्लोबिन जो होती है, ग्लोबिन टूट जाती है क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है और वो अमाइनो एसिड के अंदर टूट जाती है, ओके। अब जो हीम होती है, हीम टूटती है आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरन के अंदर। जो आयरन होती है वो दोबारा रिसाइकल हो जाती है, दोबारा स्टोरेज फॉर्म में चली जाती है यूज़ होने के लिए, और जो प्रोटोपोरफायरन होती है ये टूटती है और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना देती है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड करता है और ये चला जाता है लीवर के पास, और लीवर इसको कॉन्जुगेट कर देता है और ये बाइल के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हुई है, ये जो होती है बाइल के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। अब देखें अगर किसी को जो होती है रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो लीवर के पास जो एंजाइम है, लीवर के पास कौन सा एंजाइम है, लीवर के पास है
यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बनाए। तो वो क्या होगा, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगी वो ब्लड के अंदर उसका लेवल जो होगा, जो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगी उसका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा। जब उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, जॉइंडिस। ठीक है, तो उसको जॉइंडिस होगी तो पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेंगे। देखें, रेड ब्लड सेल होंगे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से उसको हो जाएगी स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस होगी तो उसको स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। अनीमिया है, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं तो उसको अनीमिया हो गया है। ठीक है, और स्प्लीनोमेगाली है विद स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, अब उसको जॉइंडिस होगी ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ द बिलिरुबिन गॉलस्टोन। जब भी किसी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है तो ये जो होती है, ये हमारे पास ये जो होती है, ये जब भी इसमें देखें लीवर है तो लीवर ने इसको इतनी कॉन्जुगेट नहीं किया तो कुछ ना कुछ जो होती है हमारे पास, ये जो होती है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये उसको सैचुरेट बना देती है हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हुई होती है। ठीक है, कुछ इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है जिसकी वजह से क्या होती है, इसको गाल स्टोन बनने का जो होता है वो रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगी, ये जो होती है वाटर इनसॉल्युबल होती है तो ये प्रेसिपिटेट करती है। ये जब प्रेसिपिटेट करेगी तो गाल स्टोन जो होगा वो गाल स्टोन बना देगी। ठीक है, तो इनके अंदर जो होता है गाल स्टोन बनने का रिस्क होता है जिनको हिमालसिस होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो ये अपने पॉइंट याद रखने। देन उसके बाद देखें मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मैरो का हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, जब ये एक्स्ट्रा हमारे पास होती है ना, जो हिमालसिस हो रही है, ये हमारे पास बून मैरो नॉर्मल है। ठीक है, उसका फंक्शन नॉर्मल कर रही है। इसकी जो हिमालसिस हो रही है वो आउटसाइड द बून मैरो हो रही है। ठीक है, ब्लड जो होती है स्प्लीन के अंदर हो रही है। जब भी आउटसाइड द बून मैरो हिमालसिस होगी तो बून मैरो कंपनसेशन के लिए अपने जो सेल्स होंगे उनका जो होगा वो सेल बढ़ा लेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की जो कि प्रोडक्शन की जाए। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं उसको बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो गया। ठीक है, अब उसकी जो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट है, अब बोन मैरो तो नॉर्मल है, वो तो ज़्यादा सेल बल के बना रही है। ठीक है, जब वो ज़्यादा सेल बनाएगी तो हम उसका जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, इसकी जो इससे पहले वीडियो है, तो उसके अंदर जो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट होगा वो मोर देन 3% होगा। जिसका भी मोर देन 3% है, इट मीन कि उसकी बोन मैरो जो है वो नॉर्मल है, उसका हाइपरप्लेजिया हो गया है और वो जो है सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है। ठीक है, जो हमारे पास इमेच्योर सेल्स होते हैं। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, इनके अंदर करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट होगा मोर देन 3% होगा। तो देख लें, जब भी किसी की हिमालसिस होगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस होगी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से हिमालसिस होगी, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा अनीमिया होगा क्योंकि रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं, अनीमिक पेशेंट होगा। स्प्लीनोमेगाली होगी उसको। ठीक है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर होगी डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल की और उसकी जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से उसको जॉइंडिस होगी। ठीक है, और गाल स्टोन जो होंगे उसके बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट अब देखेंगे तो उसका मोर देन 3% होगा। अब देखें, सेकंड हमने बात की थी, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस। क्या है, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते हैं रेड ब्लड सेल जो होते हैं ब्लड वेसल के अंदर। तो जब भी ब्लड वेसल के अंदर, ये देखें ये ब्लड वेसल है, ठीक है, अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है। रेड ब्लड सेल जो हैं इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो इधर से हीमोग्लोबिन रिलीज होगी। अब हीमोग्लोबिन जो होगी ये फ्री, इसके इधर होता है मॉलिक्यूल होता है ब्लड के अंदर रन कर रहा होता है हेप्टोग्लोबिन, तो ये इसके साथ आके मिल जाएगी हेप्टोग्लोबिन के साथ। किसके साथ, हेप्टोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन को अपने साथ अटैच कर लेगी। जब इसको अपने साथ अटैच कर लेगी, इसका अटैच करने का जो होता है रीज़न क्या होती है, ये रीज़न ये होती है कि हीमोग्लोबिन जब हेप्टोग्लोबिन को अपने साथ अटैच करती है तो हेप्टोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन को स्प्लीन के अंदर लेकर जाती है ताकि इसकी जो होती है ना, इससे इसको स्टोर किया जाए इसके अंदर, क्योंकि आयरन पड़ा होता है, ताकि आयरन को स्टोर किया जाए ताकि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हीमोग्लोबिन, अब इतनी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या कम हो जाएगा, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा ब्लड के अंदर। ओके, अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, क्योंकि अभी हेप्टोग्लोबिन यूज़ हो गए हैं, इसके साथ मिल गए हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो फिर उसके बाद जो भी हीमोग्लोबिन अब इधर से निकलेगी रेड ब्लड सेल से, वो उसका जो होगा वो लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करवा देगी। तो हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। उसको हेप्टोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिनीमिया होगा। जब भी हीमोग्लोबिनीमिया होगा तो ये वाटर सॉल्युबल होती है, ये वाली हीमोग्लोबिन क्या होती है, वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या करेगी, इधर से जो हमारे पास जो किडनी होगी, किडनी से जो होगी हीमोग्लोबिन एक्सक्रिएट करेगी। जब इधर से एक्सक्रिएट करेगी तो उसे उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया। तो उसको क्या हो जाएगा, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिनीमिया होगा। हीमोग्लोबिनीमिया मीन के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और उसको इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होगी, ओके, किडनी के थ्रू। अब जो होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो इधर जो होगे ना, इसके जो सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल लगे होते हैं यहाँ पे, जो नेफ्रॉन की ल्यूमिनल साइड पे एपिथेलियल सेल होते हैं। अब इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो होगी इनके अंदर आ जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन इनके अंदर, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसके अंदर अब्जॉर्ब होगी तो ये हीमोग्लोबिन टूटेगी और यहाँ इसके अंदर होगी आयरन आ जाएगा, ठीक है, आयरन। और आयरन ये होगी स्टोर कर लेगी और ये कुछ टाइम के बाद इनकी जब डिस्ट्रक्शन होगी, ये वाले जो सेल्स होंगे एपिथेलियल सेल की शेडिंग होगी, जब ये टूटेंगे तो अब क्या होगा, अब आयरन, जब भी सेल के अंदर आयरन का लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोसिड्रोसिस, हीमोसिड्रोसिस। अगर सिम्टम शो ना हो रहे हो तो उस कंडीशन को कहते हैं आयरन का लेवल बढ़, जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा हो, सकते हैं हीमोसिड्रोसिस। अगर वो डिस्ट्रॉय करके सेल को वो सिम्टम शो करना शुरू कर दे तो सेम कंडीशन कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको हीमोसिड्रोसिस होगा तो ये क्या होगा, अब जब ये सेल टूटेंगे तो ये सेल टूट रहे हैं, उस सेल के साथ आ रही है हमारे पास आयरन, ठीक है, सेल के साथ हमारे पास क्या आ रही है, आयरन, ओके। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोसिड्रिन यूरिया, हीमोसिड्रिन, क्योंकि आयरन है सेल के अंदर तो हम कहेंगे हीमोसिड्रिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया, ठीक है। तो देख लें, अब जब भी किसी की इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होती है, ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनको क्या होता है, उनके अंदर जो होती है हीमोग्लोबिन जो होती है, उसका जो होता है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलेगी। जब हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो उनका हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो जब, और फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन जो होगी वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिनीमिया। और ये जो हीमोग्लोबिन होगी फिर यूरिन के अंदर भी आना स्टार्ट हो जाएगी, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। और जब कुछ दिन के बाद या एक वीक के बाद क्या होगा, जब ये सेल की शेडिंग होगी, सेल टूटेंगे यहाँ से, जो हमारे नेफ्रॉन है, एपिथेलियल सेल टूटेंगे जिनके अंदर क्या होगी, क्योंकि इनके अंदर डिपॉजिट की हुई है हीमोग्लोबिन, आयरन डिपॉजिट की हुई है। तो जब आयरन आएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोसिड्रिन यूरिया। और ये ऑलमोस्ट एक वीक के बाद होती है जब भी किसी को रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, हेप्टोग्लोबिन लो होगा, इस कंडीशन में हीमोग्लोबिनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा और एक वीक के बाद उनको हीमोसिड्रिन यूरिया भी हो जाएगा। तो ये होता है इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस के अंदर। तो अब इसको भी एक बार रीड करते हैं हम इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस को। तो देखें, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल विद इन द वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब इनकी लेबॉरेटरी फाइंडिंग क्या होगी, इनको हीमोग्लोबिनीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो और हीमोग्लोबिनीमिया होगा। और जब भी हीमोग्लोबिनीमिया होगा तो ये जो होगा यूरिन के अंदर आएंगे तो हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा, इसे कहते हैं इस कंडीशन को। और इसके अलावा क्या होता है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और कुछ टाइम के बाद उनको होता है हीमोसिड्रिन यूरिया भी होगा, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल सेल पिक अप द सम ऑफ द हीमोग्लोबिन को अपने साथ वो पिक कर लेंगे और फिल्टर करेंगे इनटू यूरिन एंड ब्रेक इनटू द आयरन। और जब देखें ये इनको पिक कर लेंगे, आयरन के अंदर ये टूट जाएंगे, विच अकामुलेट एज हीमोसिड्रिन की फॉर्म में अकामुलेट होगा, क्योंकि जब भी सेल के अंदर आयरन ज़्यादा होता है हम कहते हैं हीमोसिड्रिन, ठीक है। फिर ट्यूबुलर सेल जब टूट जाएंगे, शेडिंग हो जाएगी इनकी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोसिड्रिन यूरिया। क्योंकि ये जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव जो सेल्स होते हैं ये यूरिन के अंदर आ रहे होते हैं और उनमें क्या होता है, उनमें आयरन होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोसिड्रिन यूरिया। तो देख लें इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, हेप्टोग्लोबिन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और हीमोसिड्रिन यूरिया होता है। और ये कुछ एक वीक के बाद होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने।